एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो ये फाइनली लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। और इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, जिसके CSIR नेट के और गेट के क्वेश्चंस हैं, उसका लिंक आपको मैं ब्लॉग का लिंक दूंगी, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो भी पढ़ते हैं हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जनरली आते ही है, गेट में भी आते हैं और नेट में भी आते हैं, तो आपको ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल। फॉर्मूला आपको पहले से याद कर चुके हो, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है वो हम देख लेंगे। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, अब इसके लिए ना दो बातें एकदम ध्यान रखनी है। फर्स्ट तो ये कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो मैं बात कर रही हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की, यहाँ पर क्या है, कार्बन का मास कितना है 12। अब सपोज करो मैंने इस वाले कार्बन को रिप्लेस करके यहाँ पर कार्बन 13 ले लिया, तो अब ये क्या होगा, कार्बन 12 और कार्बन 13 आपस में क्या है, आइसोटॉप्स। तो अब मैंने क्या किया है, एक आइसोटॉप से रिप्लेस कर दिया है दूसरे वाले आइसोटॉप को, तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर ना दो कंडीशन है। फर्स्ट तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट चेंज, मतलब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होने से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कार्बन और जो कार्बन का और ऑक्सीजन का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर मैं कार्बन 13 भी लिख रही हूँ यहाँ पर, तो दोनों में क्या है, जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली CO वाली बॉन्ड लेंथ है वो सेम रही है, मतलब जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ है। ये दो चीजें आपको माइंड में रखनी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। अभी ठीक है। अब तो अगर देखो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं हुआ और अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ है, तो चेंज किस में आया है, चेंज आया है सिर्फ मास में। यहाँ पर मास था 12 ग्राम पर मोल, यहाँ पर कितना है 13 ग्राम पर मोल, मतलब सिर्फ जो मास है हमारा वो इंक्रीज हो गया है अगर इस तरह का आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर देखो, अगर मास इंक्रीज किया है, हमारे पास एक होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। वो क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो पहले यहाँ पर जो m1 मतलब लगा लेते कार्बन के लिए है और 2 लगा लेते ऑक्सीजन के लिए। तो अगर हम पहली बात करें तो वो कार्बन का 12 मास यहाँ पर था, अब क्या हो गया 13 आ गया है। तो मतलब अगर मास चेंज करेगा तो हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी चेंज करेगा, है ना। इतनी बात तो क्लियर हुई कि जो I होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास की, इतना हमें समझ में आया। उसके बाद जो B होता है रोटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC। ये होता है हमारे पास B की वैल्यू इन पर सेंटीमीटर, ये होता है यूनिट। अब आपको क्या करना है, यहां से हमें पता चल रहा है कि जो B की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के, मतलब B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंफ्यूजन ये आता है कि जैसे ही हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, मतलब किसी एक एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी उसके आइसोटोप से, चाहे उसका मास ज्यादा हो या कम हो, तो हमें सिर्फ ये देखना है अगर हमारा मास इंक्रीज किया है तो हमारा I भी इंक्रीज करेगा, और अगर I इंक्रीज कर गया है तो B की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही मास बढ़ेगा, जैसे ही मास की वैल्यू बढ़ेगी तो I की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी और B की वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगी। अब इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ J इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये बात कर रही हूँ मैं CO की, जब 12 है तो अगर 0 1 2 3 4 इस तरह के हमारे पास गैप्स हैं, अगर इस तरह का मतलब दोनों लेवल्स में गैप अगर होता है तो ये कार्बन 12 की बात है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कार्बन 13 वाले की, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेवल्स के बीच का डिफरेंस है, क्योंकि B की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और हमारा E क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है Bj इंटू J+1। तो अगर ये डेल्टा E का फॉर्मूला होता है Bj इंटू J+1, अगर B की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो जो डेल्टा E है वो भी डिक्रीज करेगा। और डेल्टा E क्या होता है, इन दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस, मतलब ये वाला लेवल का ये जो डिफरेंस है दो लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस, वो भी डिक्रीज हो रहा है, बट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ B। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो लेवल्स के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये लाइन हमें थोड़ी सी पास आने शुरू होंगी ऐसे, मतलब इन लाइन्स के बीच का डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये लाइन पहले यहाँ पर थी तो थोड़ा सा डिक्रीज होकर यहाँ पर आ गई है, ये थोड़ी सी डिक्रीज होकर यहाँ पर इस तरह से आ गई, मतलब थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो गया है सबके केसेस में। ठीक है, तो सिर्फ ये होता है कि जैसे ही हम आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं विद एटम विद हायर मोलिकुलर मास,
उस वाले केस में क्या होता है, जैसे ही मास बढ़ेगा आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आई इंक्रीज करेगी तो हमारी बी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर बी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो डेल्टा ई भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और डेल्टा ई क्या होता है, इन दो लेवल्स के बीच का डिफरेंस। तो मतलब क्या है, जो ये लेवल्स है दे विल बिकम क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। मतलब जितना पहले डिफरेंस था दो लेवल्स के बीच में, अब उतना नहीं रहेगा, अब जो डिफरेंस है उनका वो कम हो जाएगा। ये तो बात हुई सिर्फ हमारे कंसेप्ट की। अब न्यूमेरिकल अगर हम करते हैं इस पे, तो वहां पर कैसा चेंज आता है वो मैं आपको बताती हूँ कि न्यूमेरिकल से क्या फर्क पड़ेगा। न्यूमेरिकल हम किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। सपोज कर रहे हैं अभी हम कार्बन 12 के लिए अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी होगा हमारे पास H/8π² IC। ये हमारे पास वैल्यू है, और जो ये आई है इसको मैं I1 मान लेती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ कार्बन 13O की, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी होगी, H/8π²। आई तो चेंज हो गया क्योंकि मास चेंज हुआ है, तो उसमें I2 लिख देती हूँ, यहाँ पे सी की वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब बी को मैं बी डैश लगा देती हूँ सपोज। तो अब हम क्या करेंगे कि जो बी की वैल्यू है, अगर मैं b/b डैश करवा दूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू मतलब H/8π² I1 इंटू सी, ऐसे ही होगा। और बी डैश की वैल्यू क्या है, बी डैश की वैल्यू के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे H, और ये ऊपर चला जाएगा ये वाला पार्ट, तो 8π² I2C। अब जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल कर देते हैं, H से H कैंसिल हो जाएगा, 8π² से 8π² कैंसिल, C से हमारा C कैंसिल। क्या हो जाएगा यहाँ से कि जो B/B डैश है वो हमारा इक्वल हो जाएगा I2/I1 के, I2/I1। ये हो गया है हमारा फॉर्मूला, इतना ठीक है। और क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, मैंने जहां पर भी I टर्म यूज करी है उसका मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो I होता है वो होता है μr²। ये होता है रिड्यूस्ड मास इनटू रेडियस। तो अब मैं क्या करूँ, इस I को रिप्लेस कर देती हूँ μ2 इंटू, देखो मैंने बोला था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, मतलब जो R की वैल्यू है वो दोनों ही केसेस में सेम है। अगर मैं 2 के लिए R लिख रही हूँ तो मुझे 1 के लिए भी सिर्फ मास रिड्यूस्ड मास चेंज होगा, इसलिए R²। ये मैंने क्या किया, I की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो यहाँ पे क्या होगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अब आ गया है B/B डैश इज इक्वल टू μ2 इज अपॉन μ1। ये हो गया, तो ये क्या है हमारा रिड्यूस्ड मास। बस आपको इस तरह से ही करना है। अब पेपर में क्या होता है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि जो कार्बन 12 है इसके लिए सपोज बी की वैल्यू है 15/सेंटीमीटर। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज बी की वैल्यू 15/सेंटीमीटर है, तो आपको निकालनी है कि कार्बन 13O के लिए हमारे पास बी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपके पास फॉर्मूला तो ये है, ये किसके, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 15, बी डैश हमें कैलकुलेट करनी है, और ये किसके लिए, 2 किसके लिए था, कार्बन 13CO के लिए। तो उसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारा फॉर्मूला होता है M1/M2/M1 + ये हमारा फॉर्मूला है। और हम निकाल रहे हैं कार्बन 13 के लिए, कार्बन 13CO के लिए, तो हम ये कितना हो जाएगा, ये 2 है हमारे पास, ये मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इसका मास कितना है 13, ऑक्सीजन का कितना होता है 16/13 + 16। तो ऐसे करके हमारा रिड्यूस मास आ जाएगा यहाँ से। ऐसे हम कार्बन 12 का जब निकालेंगे तो सिर्फ 13 की जगह पे 12 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे, बस निकालेंगे बी डैश की वैल्यू। तो अब आपको क्या कर, आप ना क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बी डैश की वैल्यू ज्यादा निकल जाए सपोज, तो वो गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे मास इंक्रीज करता है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में, अगर हम ज्यादा हैवी एटम लगा देते हैं तो क्या होगा, आई इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करने से बी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और बी की वैल्यू डिक्रीज करेगी मतलब बी डैश की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बी डैश की वैल्यू कम होगी हमारे बी से। तो बस यहाँ पर इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बचती है, वो है, अच्छा इस तरह एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताती हूँ मैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड का, अगर हम बात करें CO2 की, ये है CO2, ऑक्सीजन का मास यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 ऐसे है, तो हम क्या बोलते हैं, जो ये CO2 ये क्या है, IR इनएक्टिव, नॉट IR, माइक्रोवेव। जो हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो माइक्रोवेव में होती है, तो माइक्रोवेव इनएक्टिव, माइक्रोवेव इनएक्टिव, ठीक है।
अब अगर मैं एक इसका करवा दूं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक ऑक्सीजन 16 को मैंने 18 से रिप्लेस कर दिया, अब मेरे पास हो गया है ये। आपको बताना है क्या ये माइक्रोवेव एक्टिव होगा या फिर इनएक्टिव। यहाँ पर इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि डायपोल मोमेंट चेंज क्या है, 0 है। डायपोल मोमेंट चेंज नहीं कर दिया, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है डायपोल मोमेंट में, इसलिए क्या है ये माइक्रोवेव इनएक्टिव है। अब अगर मैंने ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया 18 से, तो ये माइक्रोवेव एक्टिव होगा या इनएक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्या होगा, इनएक्टिव। रीजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से, और एक हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। तो जितना पहले थी वाली रेडियस, अभी भी ये रेडियस उतनी ही है, तो चेंज, और इलेक्ट्रॉन्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है, कोई भी चेंज नहीं आएगा आपके डायपोल मोमेंट में। और अगर डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा तो ये क्या होगा, माइक्रोवेव इनएक्टिव। इस तरह से हम देखते हैं। तो एक ये हो गया। अब है लास्ट टॉपिक विच इज नॉन रिजिड रोटेटर, या फिर नॉन रिजिड रोटर में बोलते हैं, नॉन रिजिड रोटर। ये है। अब ना मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में एक बात बताई थी, शायद फर्स्ट तो नहीं, सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया होगा, कि जो लाइंस आती है हमारी, जो लाइंस आती है, सबका बताया था ना, सब में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2b। सबका डिफरेंस 2b का होता है। जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, जो स्पेक्ट्रा आएगा, सब में 2b का गैप होता है। लेकिन ये वाला किस में होता है, अगर हम बात कर रहे हैं रिजिड रोटेटर या फिर रिजिड रोटर, इसी केस में क्या होता है, जो गैप होता है वो सब में 2b का ही होता है। बट जो नॉन रिजिड रोटर होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मतलब उसमें क्या होता है, b की वैल्यू हर लेवल के लिए डिफरेंट होती है। तो वहां पर जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो डेल्टा E का फॉर्मूला है, आपको ये याद करना है, ये वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है, हमारे रिजिड रोटर के लिए होता था बीजे इंटू जे प्लस 1। नॉन रिजिड रोटर के लिए ये है हमारा फॉर रिजिड रोटर। अब हम बात करें नॉन रिजिड की, तो उसमें क्या होती है, डेल्टा E की वैल्यू बीजे इंटू जे प्लस 1 माइनस डीजे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ नॉन रिजिड रोटर। अब आपको लगेगा कि आपको सारे फॉर्मूले याद करने के लिए बोल रही हूँ, बट ना इसकी डेरिवेशन करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, हम डेरिवेशन डिराइव कर लेंगे, 1-2 पेज की क्वांटम लगा के डिराइव हो जाएगी, बट उसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रहना चाहिए, यहाँ पर डी है, ये क्या होता है, डिस्टोर्शन कांस्टेंट, डिस्टोर्शन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट भी बोल देते हैं। और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, d इज इक्वल टू 4b क्यूब और ओमेगा स्क्वायर। मतलब अगर हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी आ जाए तो हम इस तरह से करते हैं, हमें b की वैल्यू चाहिए, और ये क्या है, ये है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, अब जब मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां पर हम देखेंगे, बट अभी के लिए हम फॉर्मूला ले लेते हैं 2π c k ओवर न्यू। ये होते हैं हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, रोटेशन कांस्टेंट b की वैल्यू गिवन है, तो वहां से हम d कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर पुट करेंगे, j की वैल्यू गिवन होगी तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन रिजिड रोटर। तो इसमें जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, बट एक बार ना गेट में पूछा हुआ था इसी फॉर्मूले से रिलेटेड, शायद उन्होंने डी की वैल्यू ही कैलकुलेट करवाई थी, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई थी, तो क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, बस ये आपको याद रखना है कि अगर नॉन रिजिड की बात हो रही होती है तो वहां पे जो लाइंस की स्पेसिंग होती है वो 2b नहीं होती है, वो कम होने लगती है। मतलब अगर हम बात करें 0.23 करके, ऐसे 10 लेवल तक तो सेम रहते हैं, 2b रहती है। 10 जब तक j इक्वल टू 10 तक वैल्यू है, तो तब तक जो वैल्यू अगर 2b रहेगी, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज करनी स्टार्ट हो जाती है। डिक्रीज कर रही है मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो बीच में क्या साइन आना है, माइनस का साइन आना है। तो बस आपको ये करना है डीजे स्क्वायर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आप एक काम करेंगे, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे, वहां पर ना ब्लॉग का लिंक है, वहां पर जाके आप डाउनलोड करेंगे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ना जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिक्स है, इसमें रोटेशनल भी है, वाइब्रेशनल भी है और रमन भी है, मतलब फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस है वो नेट और गेट के। बस आपको एक काम करना है कि जो रोटेशनल वाले हैं वो खुद से सोल्व कर लेने हैं, एंड आई कैन अश्योर यू कि आपके वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि जितने फॉर्मूले यूज होते हैं जनरली वो सारे हमने सोल्व यहाँ पर कर लिए हैं। तो बस आप असाइनमेंट सोल्व कर लेना। अब ना एक और बात है कि असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो सोल्व करवाऊंगी आगे जाके, क्योंकि अभी मुझे और चैप्टर्स भी कवर करवाने हैं, एग्जाम बहुत ही पास है, तो आपको क्वेश्चंस खुद ही सोल्व करने पड़ेंगे। अगर नहीं होते तो आप टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वहां पे डिस्कस कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, बट मैं सोल्व नहीं करवा पाऊंगी। बस आपको असाइनमेंट दे दी, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं नेट और गेट क्या वो कर लेना। उसके बाद अभी वाइब्रेशन पढ़ेंगे, रमन पढ़ेंगे, तो वो वाले क्वेश्चन से आपके साथ साथ कवर हो जाएंगे। जो यूनिट कन्वर्जन है इस चैप्टर की वो भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस में कैसे कैसे यूनिट कन्वर्ट करनी होती है। तो बस आई गेस उसके बाद आपका चैप्टर खत्म है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही नेट के लिए ना ही गेट के लिए, क्योंकि यही तो क्वेश्चंस है और यही यूनिट कन्वर्जन है जो कि आपसे पूछे जाएंगे। और जो फर्स्ट वाली वीडियो थी उस पे ना उस वाले बेसिस पे कि सिमेट्रिक टॉप है या फिर एसिमेट्रिक टॉप है, किस तरह का मॉलिक्यूल है, प्रोलेट ओवलेट, ऐसे वाले ना सीएसआईआर नेट में जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस तरह का मॉलिक्यूल है, वो भी 4 मार्क्स में वाली आया था, तो आप उस वीडियो के बाद ध्यान से जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है सीएसआईआर नेट में। आई होप आपको समझ आया होगा रोटेशनल